देखिए पड़ताल देखने वाले सारे भाइयों ने दीपक दई आई राम राम। आज हम एक भारत का अहम हिस्सा है जो उसके बारे में बात करेंगे, जीटी रोड, जिसको ग्रैंड ट्रंक रोड या फिर फिलहाल में 44 इस तरह कई नाम दिए गए हैं। इतिहास में भी इस मार्ग को कई नाम दिए गए थे। ये मार्ग लगभग 2500 से 3000 वर्ष पुराना है। और इसके मुख्य रूप से क्या क्या नाम दिए गए हैं वे सबसे पहले मैं आपको बताने का काम करूंगा। उत्तर प्रदेश का सबसे पहला नाम था उत्तरी सड़क, भी हम बोल सकते हैं। फिर सड़क आजम, बादशाही सड़क, सड़क शेरशाह। इस तरह से राज बदलते गए और सड़क का नाम भी राजा के अनुसार बदलता गया। अब थोड़ा बहुत हम इसके इतिहास के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। हमने कुछ मुख्य मुख्य बातें इकट्ठी की है रिसर्च करके कि कहाँ से शुरू हुआ, कब इतिहास में किस राजा ने इसमें क्या बदलाव किया, किसने मुख्य रूप से इसको बनवाने का काम किया था। सबसे पहले बात होती है, हम बात करते हैं जैसे कि बौद्ध साहित्य और महाभारत जैसे भारतीय महाकाव्य में मौर्य समाज से पहले बीजीटी रोड का अस्तित्व बताया, जिसे उत्तर पथ या उत्तरी सड़क कहा जाता था, जो मैंने आपको बताया। यह सड़क पूर्व क्षेत्र को मध्य एशिया और प्राचीन ग्रीस तक जोड़ने का काम करती थी, जिसके सहायता से दूसरे देशों में, ग्रीस जैसे देशों में भी व्यापार को बढ़ाया जा सके और आवाजाही आसान हो सके। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, ये सड़क लगभग 2400 किलोमीटर लंबी है, जो कि 1491 मील में गना जाता है। यह सड़क मुख्य रूप से बांग्लादेश के चटगांव से शुरू होकर अफगानिस्तान तक जाती है, जिसके ऊपर हम पूरी तरह बात करेंगे। मुख्य मुख्य जो शहर पड़ते हैं इसके मार्ग में वे बता दूं। पहले पश्चिम में काबुल और अफगानिस्तान, बंगाल में चटगांव और ढाका, और इंडिया की बात करें हमारे भारत की तो गुजरात में से होते हुए जैसे कोलकाता, प्रयागराज, दिल्ली, अमृतसर, पाकिस्तान में लाहौर, रावलपिंडी और पेशावर। इस तरह ये मुख्य शहरों से होकर गुजरता है, जो फिलहाल भी अंडर कार्य है, जिससे फिलहाल भी ट्रांसपोर्ट का काम किया जा रहा है। हर एक शासक ने अपने कार्यकाल में इसमें अनेक तरह के परिवर्तन किए और मेंटेनेंस करिए, उन सब पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले आते हैं मौर्य साम्राज्य में। मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा इसको बनवाया गया था मुख्य रूप से, जो कि फारसी रॉयल रोड पर आधारित था। अब हम आगे मुख्य रूप से बात करें तो इससे भूमि व्यापार बढ़ाने के लिए मुख्य रूप से पूर्व से पश्चिम की तरफ बढ़ाया गया था, जो कि आधुनिक पेशावर, पाकिस्तान जैसे इसको जोड़ने का काम किया और अच्छी तरह जुड़ाव हो, इसलिए तक्षशिला, पाटलिपुत्र और तक के प्राचीन मार्गों को बनाए रखा, चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाए रखा। इस एक हमारे चंद्रगुप्त मौर्य के जो दरबार में मौजूद थे उनके अनुसार इस सड़क की रख रखाव के लिए चंद्रगुप्त मौर्य के पास पूरी एक सेना थी, जिसमें हमारी भाषा में बोले तो आज के में इंजीनियर, मजदूर सब कुछ था, जो कि वहां मौजूद थे। जो यूनानी राजनायक मैक्सथनीज, इन्होंने बताया था, जो 15 साल तक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहे थे। तो आप सोच सकते हो उस टाइम पे इस इतने लंबे रोड का मेंटेनेंस आसान नहीं था, जिसको बनाए रखने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य को पूरी एक सेना नुमा अफसरों की फौज बोल सकते हैं, मजदूरों की ये रखना था। इसको 8 चरणों में निर्मित किया गया था, जो कि इस प्रकार है। पुरुषपुरा, तक्षशिला, सन्नापुर, कन्याकुब्ज, प्रयाग, पाटलिपुत्र, ताम्रलिप्त शहरों को जोड़ती थी और इसे उस समय भी उत्तर पथ या उत्तरी सड़क के रूप में जाना गया था। अब बात आती है सम्राट अशोक की। उन्होंने भी अब इस मार्ग के
को बनाए रखने में अपनी अहम भूमिका निभाई है और रख रखाव में उनके कार्यकाल में इस मार्ग पर हर आधे कोस पर कुओं और धर्मशालाओं को बनाने का काम किया था, जिसमें राहगीर और जो व्यापारी आया जाया करते थे उनको रुकने की सुविधा मिले और पानी की सुविधा भी निरंतर रूप से बनती रहे। और सम्राट कनिष्क को भी उत्तर पथ को मेंटेनेंस रख रखाव में रखने के लिए अहम भूमिका में माना जाता। इसके बाद आता है सूर्यवंश और मुगल साम्राज्य। मैं बताना चाहूंगा, जैसे कि आपने नाम भी सुने बहुत, इसमें सड़क के शेरशाह, ये सड़क के शेरशाह हो गया, जैसे बादशाही सड़क होगा, सड़क के आजम होगा, ये नाम सूर और मुगल साम्राज्य के टाइम में जीटी रोड को दिए गए थे, उत्तर पथ को दिए गए थे। अब हम बात आती है सूर और मुगल साम्राज्य के टाइम में इस पथ पर क्या क्या कार्य किए गए और किस तरह इस पथ का रख रखाव किया गया। जैसे कि आप सबको पता है, सूर साम्राज्य मध्यकालीन शासक शेरशाह सूरी ने 16वीं शताब्दी में जो ये चंद्रगुप्त ने जो रॉयल रोड बनाया था, इसका दोबारा बनाने का पुनर्निर्माण का कार्य शुरू किया था, जो कि सोनगांव और रोहतास में बनाने का काम किया, जिसके तहत इसकी चौड़ाई भी बढ़ाई गई और इसके चारों तरफ छायादार और फलदार वृक्ष भी लगाए गए पथ के दोनों साइड, जैसे कि राहगीरों को खाने के लिए फल भी मिले और विश्राम करने के लिए छाया भी मिले। और कोस मीनार और बावड़ियों की संख्या बढ़ाई गई। आपने अगर आप जीटी रोड पे सफर करते हो तो आपने चंडीगढ़ और दिल्ली के बीच में कोस मीनार जो है उनको आज भी आप लोग देख सकते हैं। बावड़ी कुओं की भी संख्या बढ़ाई गई और राजमार्ग के बीच बीच में पार्क भी बनाए गए, उद्यान बोल सकते हैं उनको, ताकि आने जाने वालों को कोई समस्या न हो। और उन्हीं के समय में एक खास बात भी की गई, ये जो धर्मशाला बनाई गई थी जिनको सराय बोला जाता था, ये इनमें आने जाने और राहगीरों के लिए, व्यापारियों के लिए खाना मुफ्त शेरशाह सूरी के टाइम में किया गया था। और इस्लाम शाह सूरी बंगाल की तरफ जाने वाली सड़क पर मूल रूप से शेरशाह सूरी द्वारा बनाया गया धर्मशालाओं के बीच 301 अतिरिक्त धर्मशालाएं और बनाई गई जाता, जिससे आना जाने वालों को असुविधा न हो। और मुगलों के दिन भी धर्मशाला बनाने का विस्तार, सराय बनाने का विस्तार ऐसे ही चलता रहा। जहांगीर ने अपने शासनकाल में फरमान जारी किया कि धर्मशाला और जो भी उद्यान बनाए गए हैं उनको कच्चा न रहकर ईंट पत्थर से पक्का बनाया जाए, जो कि एक मुख्य कदम के रूप में माना जा सकता है। लाहौर और आगरा के बीच में थोड़े पत्तों के पेड़ लगाए गए, जिससे कि छाया भी भरपूर मात्रा में मिले। इसका नाम, इस मार्ग को सूरी द्वारा सड़क के आजम और मुगलों द्वारा बादशाही सड़क कहा जाता था। ये जो मार्ग है ये यातायात के लिए और व्यापार के लिए मुख्य रूप में यूज किया गया था। और हम बात करें ब्रिटिश शासनकाल की, जिसे ब्रिटिश शासनकाल में इस रोड को ग्रैंड ट्रंक रोड कहा गया। 1830 के दशक में ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापारी और प्रशासनिक दोनों उद्देश्यों से सड़क का पुनर्निर्माण और इस मार्ग को पक्का करने का काम शुरू कर दिया था, जिसे ग्रैंड ट्रंक रोड या जीटी रोड कहा जाने लगा। कलकत्ता से दिल्ली होते हुए काबुल अफगानिस्तान तक इस रोड को 1000 पाउंड पर मील की लागत से दोबारा बनाया गया। ये 1830 की बात हो रही है, ब्रिटिश शासनकाल की। उस समय में भी 1000 पाउंड पर मील के हिसाब से इस रोड को पक्का करने का काम ब्रिटिश साम्राज्य में
किया गया है। और साहित्यकार जो किपलिंग थे, उन्होंने बच्चे बहुत ही सुंदर लाइनों में इस रोड को व्यक्त करने का काम किया, जो मैं आपको बताने का काम करूंगा, जो इस प्रकार है। देखो फिर से देखो, ओए चुमार बैंकर और टिंकर, नाई और बनिया, तीर्थ यात्री और कुमार, सारी दुनिया जा रही है और आ रही है। यह मेरे लिए एक नदी के रूप में है। नदी जीटी रोड को बोला गया इसमें साहित्यकार द्वारा, जिसमें से मैं एक लोंग की तरह वापिस ले लिया गया हूँ बाढ़ के बाद। और वास्तव में ग्रैंड ट्रंक रोड या जीटी रोड एक अद्भुत तमाशा है। यह 1500 मील तक भारत के यातायात को प्रभावित किए बिना सीधा चलता है। जीवन एक ऐसी नदी है, दुनिया में कहीं और मौजूद नहीं है। इसको दुनिया का एक अद्भुत दृश्य बताया गया साहित्यकार किपलिंग के द्वारा। और इसके मैं आपको प्रमुख जो जंक्शन है जीटी रोड के, जो उस टाइम में भी मौजूद थे, वे बताने का काम करूँगा। और वीडियो के अंत में वर्तमान में जो जो नाम इसको जिस जिस देश में दिए गए हैं उनको भी बताने का काम करूँगा, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहे। जैसे ईस्ट में मूल टर्मिनल है जो टेकनाफ है बांग्लादेश में, लेकिन भारत विभाजन के बाद कोलकाता में सड़क को कलकत्ता में सड़क को समाप्त कर दिया गया। वेस्ट में अफगानिस्तान में काबुल और गजनी। बड़े शहर इस प्रकार है, जैसे कॉक्सबाजार, चट्टग्राम बंगाल, रैजी, रेमिला, नारायणगंज, ढाका, राजशाही, हावड़ा, लाहौर, गुजरावाड़ा, रावलपिंडी, ये हम पाकिस्तान में आगे, पेशावर, जलालाबाद, काबुल, कोलकाता, दुर्गापुर, वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर, आगरा, दिल्ली, सोनीपत, मथुरा, अलीगढ़, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, अम्बाड़ा, लुधियाना, जालंधर, अमृतसर। अब हम इसकी वर्तमान की भी बात करेंगे आपके सामने कि वर्तमान में इसको कहाँ तक क्या क्या कहा जाता है। और एक और बात मैं आपको मुख्य बताना चाहूंगा कि अफगान का जो छोर है इसका महमूद शाह दुर्रानी के नेतृत्व में बना गया था, जो कि 1833 से लेके 1866 के बीच में बनाया गया था। ये मुख्य रूप से महमूद शाह दुर्रानी द्वारा अफगान छोर को पूरा कराने का काम किया था। इस तरह हमने आपको जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड का पूरा इतिहास बताने का काम किया है। अब हम इसके वर्तमान की बात करते हैं, जो कि बांग्लादेश में इसे N1 के नाम से जाना जाता है, जो कि फैनी चट्टग्राम से ढाका तक आता है। और N4 और N405 ढाका से सिराजगंज के तरफ तक का आता है। और N507 सिराजगंज से नोटरा तक जाता है। ये बंगाल की बात हो रही है। और N6 भारत में पूर्णिया की ओर राजशाही से नोटरा। अब भारत में एंट्री हो जाती है। भारत में इनको नेशनल हाईवे NH के रूप में बिना जाता है, जैसे कि आपने देखा बांग्लादेश में इसे N के रूप में, जैसे कि NH12 पूर्णिया से बकहाली तक, NH27 पूर्णिया से पटना, NH19 कोलकाता से आगरा, NH44 आगरा से जालंधर वाया नई दिल्ली, सोनीपत, पानीपत, अम्बाड़ा, लुधियाना, जो कि दिल्ली चंडीगढ़ रोड के रूप में भी माना जाता है, उसे NH44 कहा जाता है वर्तमान में। NH3 जालंधर से अटारी, भारत में अमृतसर, और पाकिस्तान की तरह में अमृतसर के बाद पाकिस्तान में एंटर हो जाता है बाघा बॉर्डर के जरिए, जो कि लाहौर की ओर चला जाता है। अब पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में भी N का यूज किया जाता है। NH5 जो है वो लाहौर, गुजरावाड़ा, गुजरात, लाला मुसा, झेलम, रावलपिंडी, पेशावर, खैबर दर्रा और अफगानिस्तान में इस तरह एंटर हो जाता है। जलालाबाद भी इसी में आता है।
और हम आगे की बात करें तो AH-1 के रूप में इसको नाम दिया गया, जो तोकराम जलालाबाद से काबुल अफगानिस्तान में गजनी तक चला जाता। इसके ये हमने वर्तमान जो नाम है वो बताने का आपको काम किया है। सदियों से इस सड़क को व्यापार मार्गों में मुख्य रूप से यूज किया जाता है, जैसे कि आप सबको पता हो। आज भी व्यापारिक कार्यों के लिए इसे बहुत ज्यादा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यूज किया जाता है। भारत में और अन्य देशों में भी इसको फिलहाल भी यूज में लिया जा रहा है। हमने आपको एक अलग चीज बताने का काम किया है। इस स्मारक को चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा शुरू किया गया था, और ग्रंथों की माने तो चंद्रगुप्त मौर्य से भी पहले ये मार्ग यूज में था। जैसे कि बौद्ध साहित्य और महाभारत जैसे ग्रंथों में भी इस स्मारक का जिक्र है। तो समय समय पर इस स्मारक के नाम भी बदलते रहे, मेंटेनेंस भी होती रही। कोस मीनार, बावड़ी और सराय धर्मशाला, इनका भी काम चलता रहा, और सब ने स्मारक को मेंटेन करने का काम किया। हो बीच में कुछ समय स्मारक को मेंटेन करने का काम रुक गया था, जो कि आपको पता भारत में युद्ध भी बहुत होते रहे हैं, वही मुख्य कारण रहा है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को शेयर करने का भी काम करें। और तब तक अगली वीडियो में मिलते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।